हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप जुडिशरी। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, ये अपन कंसेप्ट देखते हैं सीआरपीसी के अंदर, है ना। सेक्शन 265 ए से लेकर एल तक अपन देखते हैं। तो आज अपन इसमें देखेंगे कि प्ली बार्गेनिंग क्या होता है, इसके जो प्रोविजंस दे रखे हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को अपन डिस्कस करेंगे और इसके बेसिकली थ्योरी को देखेंगे कि क्यों अपन इसको पढ़ रहे हैं और इसकी क्या बेसिकली आज अपन को ज़रूरत पड़ी, है ना। क्योंकि अमेंडमेंट के प्रोसेस के थ्रू ऐड हुआ था 2005 में, अपन ने इसको ऐड किया था। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया था अपना 2005 के अंदर और बेसिकली फिर 5 जुलाई 2006 को अपन ने इस प्रोविजंस को, इस चैप्टर को अपन ने इन्फोर्स किया था। ठीक है, तो आज अपन इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इसमें देखो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये चैप्टर 21 ए के अंदर ध्यान आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई प्ली बार्गेनिंग जो है वो चैप्टर 21 ए के अंदर आता है। ये चीज़ प्री में पूछ ली जाती है कई बार। तो चैप्टर 21 ए है जो प्ली बार्गेनिंग से डील करता है, सेक्शन 265 ए से लेकर 265 एल तक। और ये कब इन्फोर्स में आया वो डेट आपको ध्यान रखनी है, 5 जुलाई 2006 को आपका ये प्ली बार्गेनिंग इन्फोर्स में हुआ था। ठीक है, अब ये बेसिकली यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि भाई इसका सोर्स क्या है। तो सोर्स अपन इसमें देखते हैं कि इसका सोर्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स में जो हमारे 90% क्रिमिनल केसेस है यूएस के अंदर, वो आपके इस कंसेप्ट के थ्रू डिजोल्व किए जाते हैं, रिजोल्व किए जाते हैं ना। अब प्ली बार्गेनिंग का क्या मतलब है? तो प्ली बार्गेनिंग का अपन इसको सिंपल टर्म्स में यूँ समझ सकते हैं कि एक अक्यूज पर्सन जो है वो बेसिकली बार्गेन करता है या वो एग्री हो जाता है कि प्रोसिक्यूशन के साथ में कि भाई मैं अपने इस गिल्ट को मानता हूँ और आप इसके बदले में मेरी जो ऑफेंस की सज़ा है उसको या तो कम कर दो या फिर इसको अकॉर्डिंगली कुछ और मेरे को बेनिफिट्स के ऊपर रिलीज़ कर दो, जैसे प्रोबेशन हो गया, एडमोनिशन के ऊपर मेरे को रिलीज़ कर दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इट इज़ अ प्री ट्रायल नेगोशिएशन between the prosecution and the accused whereby the accused agrees to plead guilty in exchange of certain concessions। ये होता है आपका बेसिकली प्ली बार्गेनिंग। अब देखो इसमें सोर्स बता रखा है कि इसका सोर्स जो है यूएस से आता है, जहां पर ऑलमोस्ट 90% केसेस डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं प्ली बार्गेनिंग के हिसाब से। ठीक है, और ये जो ये कंसेप्ट है ये आपके एक मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है, नोलो कंटेंड एयर, मतलब एक लैटिन टर्म है विच मीन्स आई डू नॉट विश टू कंटेस्ट। मतलब अक्यूज पर्सन ये बोल रहा है कि मैं आगे फर्दर केस को कंटेस्ट करने की इच्छा नहीं है और मैं यहाँ पर अपने गिल्ट को एडमिट करता हूँ या एग्री करता हूँ। ठीक है, फिर ये जो कंसेप्ट है ये आपका दूसरी कंट्रीज में भी यूज होता है, जैसे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में भी। ठीक है, अब इसके ऊपर देखते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या व्यू रहा है और 2005 से आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस कंसेप्ट के बारे में क्या कहा है और इनका क्या व्यू रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसमें केस आ रखा है आपका मुरलीधर मेघराज लोया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 1976 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई अगर हमको इस प्रोसेस को यूज़ करना है या अगर हम चाहते हैं कि भाई हम इस प्रोसेस या इस कंसेप्ट को लेकर आएँ तो उसके रिगार्डिंग हमको एक स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर यूज़ करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर स्टेट जो है वो जस्टिस को एडमिनिस्टर कर सके इस प्रोसेस के थ्रू या इस कंसेप्ट के थ्रू। फिर 1980 में आपके कसम भाई अब्दुल रहमान भाई शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, इलीगल बताया और बोला कि ऐसे क्या होगा, करप्शन को अपन प्रमोट कर रहे हैं या फिर ऐसे जस्टिस तो कभी होएगा ही नहीं, जो भी विक्टिम है उसको तो कभी जस्टिस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जो है अक्यूज के साथ में कंसेशन कर रहे हो, बार्गेनिंग कर रहे हो, तो इससे हाउ द जस्टिस विल प्रिवेल। तो इसलिए इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल बताया। फिर आगे आपका केस आता है उत्तर प्रदेश वर्सेस चंद्रिका का 2000 सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर ये बोला गया कि भाई On the basis of plea bargaining, court cannot dispose of the criminal cases. Mere acceptance or admission of the guilt should not be a ground for reduction of sentence। कि भाई वो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई मैंने ऑफेंस किया है, ये ग्राउंड नहीं होना चाहिए उस पर्सन की सजा को कम करने का या उसके सेंटेंस को रिड्यूस करने का। ये आपके इस केस में बोला गया था। ठीक है, फिर अब क्या हो रहा था ना कि इसके पीछे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का ऑब्जेक्ट यही था कि भाई इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे केसेस की पेंडेंसी वैसे भी है आज भी इंडिया में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है और केसेस का जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो सके उसके लिए अपन एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करते हैं या ऐसा कोई मेथड लेके आते हैं जहां से जल्दी केसेस का डिस्पोजल हो। तो उसी ऑब्जेक्ट से अपन ने प्ली बार्गेनिंग वाले चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है हमारे सीआरपीसी के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये मालीमत कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद में अपन ने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था। ये चीज़ भी प्री में पूछ ली जाती है।
अब इसमें अपन आगे देखते हैं स्कोप क्या है भाई। इसका स्कोप बेसिकली ये है कि इससे फ़ायदा होता है स्टेट को भी, अक्यूज्ड को भी फ़ायदा होता है। और अगर एलिजिबल अक्यूज्ड इसमें अपनी गिल्ट को वॉलंटरली एक्सेप्ट करता है तो कोर्ट उसको छोड़ भी सकती है प्रोबेशन के ऊपर, या उसको लेसर पनिशमेंट भी दे सकती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो अक्यूज पर्सन है वो अपना पछतावा मान रहा है कि भाई ठीक है, मैंने अपना गिल्ट किया है, मैंने ऑफेंस कमिट किया है, इसके बदले में आप मेरे को सज़ा कम कर दो इसकी, या फिर मेरे को प्रोबेशन का बेनिफिट दे दो, है ना। प्रोबेशन में वही होता है कि भाई अपन ने उस पर्सन को छोड़ देते हैं उसके गुड बिहेवियर के ऊपर, या फिर अपन एक स्कोप देखते हैं कि भाई इसका इस पर्सन में एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई ये रिफॉर्म कर सकता है सोसाइटी के अंदर, या फिर इसमें एक कैपेसिटी है कि वापस एक अच्छा सिटीजन बन सकता है ना। तो इसलिए अपन इस प्रोसेस के थ्रू उस अक्यूज को रिलीज करते हैं, ठीक है। फिर इसके अपन देखते हैं कि भाई इसका एप्लीकेशन क्या है। तो ये सेक्शन 265A जो है वो इसी के बारे में बात करता है ठीक है। तो इसमें देखो क्या बता रखा है कि ये चैप्टर या इसके प्रोविजंस कब एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये चीज़ भी अपन को ध्यान रखनी है, प्री और मेंस में पूछ ली जाती है कि ये चैप्टर जो है कब एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है जिसकी मैक्सिमम सेंटेंस 7 साल से ज़्यादा है, या फिर कोई ऑफेंस हुआ है जो किसी वुमेन के अगेंस्ट हुआ है, या किसी चाइल्ड जिसकी एज 14 ईयर से कम है उसके अगेंस्ट हुआ है, या फिर अक्यूज जो है उसको प्रीवियसली कन्विक्ट कर चुके हैं अपन उसी सेम ऑफेंस के लिए, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस जो उस कंट्री की इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को अफेक्ट करता हो। तो ये बेसिकली 4-5 कैटेगरीज बता रखी है जहां पर आपका प्ली बार्गेनिंग वाला चैप्टर एप्लीकेबल नहीं रहता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर अपन इसमें आगे देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है प्ली बार्गेनिंग का। तो सबसे पहले जो है एप्लीकेशन स्टेज वाली बात अपन इसमें देखते हैं। तो अक्यूज जो है अगर वो गिल्ट प्लीड करना चाहता है तो वॉलंटरली जो है एक एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट के पास में, और एक एफिडेविट भी इसमें सपोर्ट करता है, और वो बताता है कि भाई मैं ये जो एप्लीकेशन है वॉलंटरीली लगा रहा हूँ, इसमें मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई कोर्जन नहीं है, और उसको पता है कि भाई उस पर्टिकुलर सेंटेंस का क्या नेचर है। और ये भी डिक्लेयर करता है कि भाई मैं प्रीवियसली कन्विक्ट नहीं हुआ था इसी सेम ऑफेंस के रिगार्डिंग में, ठीक है। फिर जैसे ही कोर्ट के पास में एप्लीकेशन और एफिडेविट वगैरह आती है तो कोर्ट जो है नोटिस भेजते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर कंप्लेनेंट को, है ना। अगर मान लो केस जो है वो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर नहीं आया है ना, कंप्लेंट केस है, तो उन केसेस में कोर्ट जो है वो आपके नोटिस भेजेगी पीपी को और कंप्लेनेंट को, फिर उनको बोलेगी कि भाई आपको इस पर्टिकुलर डेट पर आना है। फिर इसके बाद में कोर्ट भी जो है एग्जामिन करेगी अक्यूज्ड को इन कैमरा। इन कैमरा बेसिकली वो होता है कि जो पर्टिकुलर कंसर्न्ड पार्टीज है या इंटरेस्टेड पार्टीज है सिर्फ वही वहाँ पर उन प्रोसीडिंग्स के साक्षी बन सकते हैं, विटनेस बन सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। तो कोर्ट जो है अक्यूज्ड को एग्जामिन करेगी इन कैमरा, और अगर कोर्ट को लगता है कि भाई अक्यूज्ड ने एप्लीकेशन वॉलंटरीली लगाई है तो आगे फिर प्रोसीड भी कर सकते हैं अपने, ठीक है। फिर अगर कोर्ट को लगता है कि ये एप्लीकेशन वॉलंटरली नहीं लगाई गई है, या फिर उसको पहले कन्विक्ट अपन कर चुके हैं इसी ऑफेंस के अंदर, तो एप्लीकेशन उसकी रिजेक्ट हो जाएगी। फिर आगे जैसे नॉर्मल ट्रायल जाता है वैसे ही उसका आगे प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू होगी। फिर सेक्शन 265 जो है बात करता है कि भाई अपन क्या प्रोसीजर होता है कि भाई म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन हो रहा है। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन और अक्यूज दोनों साथ में बैठकर बेसिकली डिस्कस करते हैं कि भाई आप मेरी सज़ा को कम कर दो क्योंकि मैं अपने गिल्ट को एडमिट करता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर गाइडलाइंस बता रखी है कि अगर जो है केस इंस्टीट्यूटेड हुआ था आपके पुलिस रिपोर्ट पर, तो कोर्ट इशू करेगी नोटिस आपके पीपी को या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जो भी उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ठीक है। अक्यूज को करेंगे, विक्टिम को करेंगे, जो उस केस के अंदर या उस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो अक्यूज का प्लीडर है उसको भी अपन अलाउ करवा सकते हैं ऐसी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। सेकंड है अगर केस आपका इंस्टीट्यूट हुआ था अदरवाइज है ना पुलिस रिपोर्ट मतलब कंप्लेंट केस था, तो उसमें इशू किए जाएंगे नोटिस आपके कंप्लेनेंट को और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, ठीक है। फिर आपके इसमें दे रखा है कि बार्गेनिंग या नेगोशिएशन वाली स्टेज क्या होगी। तो अगर कोर्ट को लगता है कि भाई इसको पहले कन्विक्ट नहीं किया गया है, इसकी एज 18 से ऊपर है, या इसको पता है इस ऑफेंस का नेचर क्या है, तो उन बाद में कोर्ट जब सेटिस्फाई हो जाती है कि भाई इनका एक म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन हो चुका है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट जो है प्ली बार्गेनिंग को एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। फिर बाद में आपके ये बता रखा है कि कोर्ट जो है टाइम वगैरह भी देती है अक्यूज्ड को, फिर अकॉर्डिंगली जो भी उसको कंपेंसेशन वगैरह देना है अक्यूज्ड को, विक्टिम को, वो भी इसमें आगे अपन अवॉर्ड कर सकते हैं,
ठीक है। फिर इसमें देखो आगे यही पॉइंट दे रखा है एग्जामिनेशन रिपोर्ट वाला कि ऐसी रिपोर्ट रिसीव होने के बाद कोर्ट अपनी खुद की रिपोर्ट बनाएगी एंड टेक द सिग्नेचर ऑफ ऑल द मेंबर्स हु हैव टेकन पार्ट। जिन भी मेंबर्स ने या जो भी आपके पर्सन्स थे जिन्होंने ऐसी मीटिंग को अटेंड किया था उनके सिग्नेचर वगैरह लेगी। और अगर ऐसा कोई भी डिस्पोजिशन कैरी आउट नहीं हो पाता है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो कोर्ट ऐसा ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेगी और वहाँ से फिर आगे प्रोसीड करेगी जैसा नॉर्मल ट्रायल चलता है अपना। ठीक है। फिर इसमें आगे मान लो अगर सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन आ जाता है तो फिर इसमें अकॉर्डिंगली कोर्ट अपना जजमेंट देती है ना। तो कोर्ट शैल अवॉर्ड द कंपेंसेशन, विक्टिम को कंपेंसेशन दिया जाएगा कोर्ट द्वारा। ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द डिस्पोजिशन एंड आफ्टर हियरिंग ऑफ द पार्टीज ऑन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, वो उस अक्यूज को रिलीज भी कर सकती है ऑन गुड कंडक्ट और एडमोनिशन मतलब कि आपने किसी को डांट फटकार कर भेज दिया कि भाई तू आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा और हम तेरे को छोड़ रहे हैं एक बार के लिए। ठीक है। तो अंडर सेक्शन 360 उसको छोड़ा भी जा सकता है और उसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत उसको डील भी किया जा सकता है। ठीक है। फिर कोर्ट जो है अक्यूज्ड को हाफ ऑफ सच मिनिमम सेंटेंस भी दे सकती है। अगर उस पर्टिकुलर ऑफेंस की कोई मिनिमम पनिशमेंट है तो उसकी हाफ सज़ा उसको दी जा सकती है, या फिर अगर मिनिमम सेंटेंस नहीं है तो उन सारे केसेस में कोर्ट जो है उसको 1/4 उसका उस पर्टिकुलर पनिशमेंट का अवॉर्ड कर सकती है अगर मिनिमम पनिशमेंट नहीं है तो। ठीक है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट दे रखा है फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट। तो जो भी यहाँ पर जजमेंट आता है कोर्ट द्वारा वो फाइनल माना जाता है और उसकी कोई भी अपील लाई नहीं होगी एक्सेप्ट SLP मतलब स्पेशल लीव पेटिशन जो हम आर्टिकल 136 के अंदर लगाते हैं, या फिर रिट पेटिशन अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। मतलब जो भी यहाँ पर कोर्ट का जजमेंट आएगा वो फाइनल माना जाएगा। क्यों फाइनल माना जाता है? क्योंकि वहाँ पर पार्टीज खुद अपनी कंसेंट से ये सारी चीज़ कर कर अक्यूज खुद को रिलीज करना चाह रहा है या अपनी सेंटेंस को कम करवाना चाह रहा है। तो जब आप खुद अपनी इच्छा से यहाँ पर ये सारे प्रोसेस को यूज़ कर रहे हो या इन प्रोसेस के थ्रू अपनी सेंटेंस को रिड्यूस करवाना चाह रहे हो तो बाद में कोई भी पार्टीज अपील नहीं कर सकती एक्सेप्ट SLP वगैरह, है ना। SLP वगैरह लाई हो सकती है और रिट पिटीशन भी यहाँ पर लाई हो सकती है। ठीक है। फिर आगे इसमें बता रखा है कि भाई नॉन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस, तो सेक्शन 265L वो ये बात करता है कि इस चैप्टर के अंदर आपका जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं वो जुवेनाइल जस्टिस वाले आपके एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो भी अपन जुवेनाइल की देखते हैं डेफिनेशन या चाइल्ड वाली वो आपके यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब सॉरी 265L मतलब इस चैप्टर का प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के ऊपर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर इसमें बेनिफिट क्या होता है भाई विक्टिम को, कि यहाँ पर विक्टिम को भी जल्दी से कंपनसेशन मिल जाता है या फिर उसको जस्टिस भी जल्दी मिल जाता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि उसका टाइम भी बचता है कि भाई उसको बार बार कोर्ट में आना पड़ता है, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व है जुडिशियल प्रोसेस की वहाँ से वो बच सकता है, या फिर इसमें टाइम भी कम लगता है और आपके मनी कंज्यूम भी कम होता है। फिर इसमें अक्यूज को क्या बेनिफिट है कि भाई उसको कम सज़ा मिलती है, या फिर अगर कोई मिनिमम पनिशमेंट नहीं है तो उसको सिर्फ 1/4 उसकी सज़ा मिलती है, या फिर उसको अपन रिलीज़ कर सकते हैं प्रोबेशन पे या एडमोनिशन पे जो उसकी करियर को भी अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। फिर अगर उसने जो भी इसमें पीरियड अंडरगॉन किया है वो भी आपका सेट ऑफ हो जाता है ना। 428 CRPC में अपन देखते हैं कि अगर कोई भी पर्सन ड्यूरिंग एनी स्टेज, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की हो, इंक्वायरी की हो, ट्रायल की हो, अगर वो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड अगर वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है या वो जेल के अंदर अपना टाइम बिता रहा है तो वो टाइम भी बाद में उसको सज़ा देने के बाद में वो टाइम भी आपका एडजस्ट हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है ना। ये अपन 428 में देखते हैं। तो अगर मान लो उसकी सज़ा को अपन ने कम कर दिया इस चैप्टर को यूज़ कर कर, तो जब तक जिस टाइम तक वो अंडर ट्रायल प्रिजनर था या जो भी उस टाइम तक वो जेल में था वो टाइम आपका अकॉर्डिंगली सेट ऑफ होकर एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इसमें बात बता रखी है। फिर कोई अपील भी लाई नहीं होती है तो उसके लिए भी ये चीज़ फेवरेबल है और उसको बेसिकली पूरी प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है। फॉर एडमिशन ऑफ अक्यूज्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पसेज एक्सेप्ट फॉर प्ली बार्गेनिंग। फिर इसमें टाइम भी कम लगता है और कोई अनसर्टेनिटी भी नहीं होती है। तो बेसिकली ये हमारा कंसेप्ट था पूरा प्ली बार्गेनिंग वाला, और इसमें आपको कुछ कुछ पॉइंट्स जो है या जो सेक्शन है वो अच्छे से याद रखने हैं कि एक तो इसका एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ पर ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होता है, फिर इसका प्रोसेस क्या है, अक्यूज जिसमें एप्लीकेशन लगाता है, कोर्ट ये देखती है कि एप्लीकेशन वॉलंटरली है या नहीं है। तो बेसिकली ये पूरे प्रोसेस को सेटिस्फाई होने के बाद कोर्ट
इस नतीजे पे पहुंचती है कि भाई हमको प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट देना है या नहीं देना, अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट ऑफ म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे इसमें सेक्शंस थे जो आपको ध्यान रखना है। ये प्री और मेंस में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं और इंटरव्यू में भी ये चीज़ हमसे पूछ ली जाती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सारे स्टेट्स के अंदर रिपीटेडली पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और कोई डाउट नहीं है। और अगर कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।